हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हम डीएसटीएल की यूनिट 2 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं जिसमें हम सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन को देख रहे हैं, जिसमें हमने सेट्स का पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एकेटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, हमने उसको भी ट्राई करा है कि हम उसको कवर कर दें। तो आप उनको भी जा करके हमारे चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार। और नीचे बताना कैसे हो, अब तक निपट उपट तो नहीं गए, जिंदा हो ना? ठीक है, बहुत समय हो गया ना वीडियो अपलोड करे हुए। चलो खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने करा था एक कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हमने, ठीक है। तो उसी की हम रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे। तो उसी में कंटिन्यूएशन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में देखो बेसिक्स आए हैं। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ये थ्योरी लिखी है, तुम पढ़ लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। मैं नहीं समझा रहा थ्योरी, मैं तुम्हें थ्योरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। थ्योरी पढ़नी है तो बुक पढ़ लो यार। मैं कहाँ थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये है रिलेशन, ठीक है। ये हमें दो रिलेशन दे रखे हैं जिसमें आर रिलेशन का एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं और ये एस का है, ठीक है। हमें निकालना है आर कंपोजिशन विद एस, यानी कि आर ओ एस। इसको हम आर ओ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम आर का कंपोजिशन निकालें एस के साथ तो वो आर ओ एस आएगा, और अगर हम एस का निकालेंगे कंपोजिशन आर के साथ तो वो आएगा एस ओ आर, ठीक है। अच्छा, एक काम करना, चेक करना क्या आर ओ एस और एस ओ आर इक्वल है नीचे। अगर अगर ये मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो बताना मुझे नीचे कमेंट करके, ठीक है। अच्छा लगता है यार तुम लोग कमेंट आते हैं, तो थोड़ा मेहनत तुम भी करो, हम भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। तो इसमें दो एलिमेंट, सबसे पहले पकड़ लो एक सेट के एलिमेंट के पहले वाले ऑर्डर पेयर को। तो यानी कि 1 1 है यहाँ पे ऑर्डर पेयर, यहाँ पे कितना 1 3, ठीक है। अब देखो 1 1, तो जो पहला एलिमेंट है उसे छोड़ दो, अब जो दूसरा एलिमेंट है उसे पकड़ो, ठीक। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे? दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे 1, ठीक। तो अब 1 को पकड़ा। अब हम चेक करेंगे कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो एस में हैं और जिनके स्टार्टिंग नंबर पे 1 है। मतलब जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। तो ये और ये सेम हो गया, ठीक है। तो अब हम कंपोजिशन लिखेंगे 1 और 3, 1 3, तो ये 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोई कोई भी यहाँ पे 1 नहीं है स्टार्टिंग में, देखो 1, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, नहीं बन रहा, ठीक है। अगर होता तो उसको लिख दिया जाता, ठीक, कंसिडरेशन में लेते उसे। अब अगेन देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को देखो कितना है 2, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हम इस 1 और 3 का ऑर्डर पेयर बना के लिख देंगे। तो अगर अब इधर देखो एक इसका 1 और 3 का ऑर्डर पेयर पहले से ही बन चुका, इसका और बन गया। तो अगर मैं उसको एक ही बार लिखूँ तो बात तो एक ही है ना। तो मैंने उसको एक ही बार लिखा है, ठीक है। सेट में हम एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को, यूनिक होता है, रिपीट नहीं होते हैं, ठीक। तो ये बन गया, ये भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ो, मतलब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं इसे। तो अब 2 को छोड़ दो, 3 पे आए, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 नहीं बनेगा, 3 पे बन गया, ठीक। तो 2 और 1 का ऑर्डर पेयर बना देंगे, तो 2 और 1 का ऑर्डर पेयर बन गया, खत्म कहानी। 3 और 4 कैसे देख लो, और कहीं पे क्योंकि 3 नहीं आ रहा है ना स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने स्किप कर दिया। 3 और 4 में देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 मिला, ठीक। तो 3 और 2 का बन जाएगा, तो ये 3 और 2 का बन गया। ये हो गई हमारी कंपोजिशन, ठीक। अब हम ऐसे करके एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमें दे रखा है आर, हमें दे रखा है क्या? आर, आर की वैल्यू को हमें दे रखी है, ठीक है। हमें पूछा क्या है? आर स्क्वायर, यानी कि आर ओ आर को हम आर स्क्वायर से नोट कर देते हैं। अगर रिलेशन में कभी बोल दे आर 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 स्क्वायर निकालना हो तो वो निकालना तुम आर ओ आर, ठीक है। यदि आर क्यूब बोले तो 3 बार करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब आर एक बार कंपोजिशन करोगे फिर एक और बार कंपोजिशन करोगे विद आर, ठीक है, आर स्क्वायर का, ठीक है। तो वो बनेगा हमारा क्या? वो बनेगा आर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आगे तक चलते चले एन पावर्स तक। तो ये यहीं पे बात यही लिखी हुई कि आर की पावर अगर एन निकालना है तो आर ओ आर आर ओ आर अप टू एन टाइम्स, अगर जितनी पावर होगी उतनी बार निकालना, ठीक है। खैर, अब यहाँ पे देखो आर ओ आर, यानी कि अब इसको लिख के देखना तुम एक बार, इसी को लिखना 1 1 2 1 और 3 2, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ बन जाएगा, 2 का 1 के साथ बन जाएगा, और 3 का बनेगा 1 के साथ। ये कंप्लीट करके देखना, अभी मैंने ऊपर बताया ना वैसे ही सेम यहीं पे होगा, बस तुम करके देखना, ना हो तो पूछना। बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे, अच्छा लगता है बताने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है क्लोजर ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब देखो फिर थ्योरी आ गई, इतनी सारी थ्योरी मैं नहीं बताऊंगा, जो मैंने ये कर रखा है इन्वर्टेड कॉमास में, ये बता दे रहा हूँ कि द स्मॉलेस्ट रिलेशन एस ऑन ए दैट कंटेन्स आर एंड पोजेस द
डिजायर्ड प्रॉपर्टी पी इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ रिलेशन आर विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी। अब देखो ऐसा क्या होता है कि कई बार हमारे जो रिलेशन होते हैं उसमें या तो क्या तो हमारा ऐसा होता है कि सिमेट्रिक ना बन रहा हो, कभी 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 होता है कि ट्रांसिटिव ना बन रहा हो, कभी होता है कि रिफ्लेक्सिव ना बन रहा हो, ठीक है। तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ अपनी तरफ से ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लोजर। आप हम किस तरीके से किस अरेंजमेंट के साथ उन ऑर्डर्ड पेयर को लगाते हैं वो हमारे डिपेंड करता है कि कौन सा क्लोजर हमें बनाना है। अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हम रिफ्लेक्सिव के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर लगाएंगे, अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है तो सिमेट्रिक के हिसाब से लगाएंगे, ट्रांसटिव बनाना है तो ट्रांसटिव के हिसाब से लगाएंगे। देखेंगे सबसे पहले एनालाइज करेंगे रिलेशन में कि हमारे पास किस चीज़ की कमी पड़ रही है। जिस चीज़ की कमी पड़ रही होगी हम उसी को उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि उसका क्लोजर निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब क्लियर है। एक रिलेशन है जो या तो सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांसिटिव नहीं है या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी एक प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, हमें वो प्रॉपर्टी बनानी है, हम कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, हम छोटे से छोटा देखते हैं, ठीक है। बड़े से बड़ा मत देख लेना, छोटे से छोटा एलिमेंट देखना ऑर्डर पेयर लगाने का जो कि बना दे उसको, भाई काम बन जाए हमारा, बस काम चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे नोट करते हैं आर टू दी पावर आर से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं आर यूनियन आई ए। आई ए वो होती है यहाँ पर डायगोनल रिलेशन। अब डायगोनल रिलेशन क्या होती है ये मैं अभी तुम्हें बता दूंगा आगे चल के, जब मैट्रिक्स रिलेशन पढ़ेंगे तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये ध्यान रखो आई ए क्या होती है, अभी यहाँ पे ध्यान कर लो, डायगोनल रिलेशन होती है, ठीक है। मैं अभी तुम्हें क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, आगे चल के। अभी तो परेशान मत होना, ठीक। अब देखो हमें दे रखा है ए एक सेट है और उस पर रिलेशन दे रखा है मैं आर, आर ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 3,3 तो है ही नहीं भाई। भाई साहब कहाँ सो रहे हो? देखो तो, हाँ जागो। 3,3 तो है ही नहीं, देखो नहीं है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है ही नहीं। और 3,3 मिनट लगाना पड़ेगा और 4,4 भी नहीं है, देखो तो मैं मिस कर दिया। हाँ कहाँ सो रहे हो यार, जाग जाओ। चलिएगी तो छोड़ के चलेगी, उसके ख्यालों में मत पड़े रहो, यहीं आ जाओ, वास्तविकता में जियो, ख्याली पुलाव मत बनाओ। हम्म। तो आर टू दी पावर आर निकालना है हमें, इसका मतलब यानी कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है। तो हम क्या करेंगे आइए, अब यहाँ पे आइए क्या हो जाएगा, आइए वो हो जाएगा जिसकी कमी पड़ रही है, ठीक है। तो आइए के अंदर आ जाएंगे 3,3 और 4,4, ठीक। क्योंकि इन दोनों में देखो 1,1 है, 2,2 है, देखो सेट देखो 1 2 3 4, तो यानी कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 3,3 4,4, तभी तो हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा, है ना। तो 3,3 और 4,4 है नहीं, तो हम उसको लगा देंगे और ये हमारा आई हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डायगोनल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? रिफ्लेक्सिव बन गया, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई फिर से देखो एक बार वीडियो, ठीक। अब सिमेट्रिक क्लोजर में क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन को डालते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं आर टू दी पावर एस से, और इसमें बेसिकली हम लगा रहे होते हैं आर इनवर्स को। मतलब आर इनवर्स में वही एलिमेंट लेते, अरे तुम समझ लो सीधे आर इनवर्स ही लगा देना, ठीक है। क्लियरली आर इनवर्स लगाएंगे, स्मॉलेस्ट मतलब वैसे तो स्मॉलेस्ट लगाते हैं, लेकिन तुम अभी समझने के लिए लगा लो कि आर इनवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो 1,2 है और 2,1 पहले से ही है हमारे रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। 1,2 का 2,1 जो इनवर्स है वो डालने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तुम कोई और से एलिमेंट डाल सकते हो फिर, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, तो क्या फ़ायदा उसको निकाल के। समझ रहे हो ना बात को? स्मॉलेस्ट निकालते हैं, बड़ा नहीं निकालते हैं। देखो इसमें क्या है ये, आर दे रखा है, आर इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, देखो 1,2 4,3 2,2 2,1 3,1 एक रिलेशन दे रखा है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये बंद होगा, ठीक है। बी ए रिलेशन ऑन एस, एस दे रखा है हमें 1,2 3 और 4, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ठीक। तो हमारे पास देखो अगर हम बेसिकली सिमेट्रिक देखें तो हमारे पास 1,2 होता तो 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसी अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए ना हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। समझ रहे हो अभी पीछे करके आए थे? हाँ याद कर लो, भूल जाते हो बहुत जल्दी, गजनी हो रहे हो। सही, अगले पार्ट के लिए तुम्हारे कंसिडरेशन को भिजवा दूंगा मैं, बात कर लेंगे डायरेक्टर से, ठीक। तो आर की पावर एस क्या है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में हम क्या निकाल लगा रहे हैं आर इनवर्स, तो आर का इनवर्स तो आर ये है, और इनवर्स कैसे निकलता है, ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दो, यानी कि 1 1 2 का 4 नहीं 2 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। और 4 3 का 3 4, ठीक। ऐसे आर इनवर्स निकाल लेना, उसका यूनियन निकाल लेना। यूनियन मतलब समझ जाओ, जो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है वो डाल देना इसके अंदर, जो हो वो पहले से ही पड़ा है, दोबारा मत लिख देना, एक ही बार लिखना उसको, ठीक। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये सिमेट्रिक क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। देखा कुछ नहीं है, 10 नंबर का सवाल आता है इससे हर साल, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक। थोड़ा आप
अभी तक तो सिंपल था, ट्रांजिटिव क्लोजर थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा समझ लेना इसमें। देखो इसमें क्या होता है, हम ट्रांजिटिव बना रहे हैं, ट्रांजिटिविटी इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर लगेंगे उसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव क्लोजर। मतलब द रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू एंश्योर ट्रांजिटिविटी इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव क्लोजर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आर टी द पावर टी से। याद करने में बहुत ईजी है, आर की पावर आर रिफ्लेक्सिव, आर की पावर एस सिमेट्रिक, आर टू द पावर टी ट्रांजिटिव। ओके, तो अब ये आर डैश, सॉरी ये आर की पावर वन है, ये आर डैश नहीं है। ठीक है, आर वन आर स्क्वायर अप टू आर टू द पावर एन का यूनियन निकालना है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है, आर की पावर वन क्या है, आर आर स्क्वायर क्या है, अभी पीछे बताया था आर ओ आर होता है, ऐसे आर क्यूब क्या होगा, आर स्क्वायर ओ आर, आर स्क्वायर ओ आर, ध्यान रखना आर क्यूब क्या है, आर स्क्वायर ओ आर। ऐसे आर टू द पावर फोर क्या होगा, आर क्यूब ओ आर। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिटिव क्लोजर। इसका आप एक क्वेश्चन देखेंगे हम बढ़िया सा, जो कि देखो यहाँ पे है, ये देखो मैंने लिख रखा है। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन को अभी तुम लिख लो एक जगह कहीं पे कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन चला जाएगा पीछे। ठीक है, तो एक जगह लिख लो, काम आएगा, बहुत काम आएगा आगे चल के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, टाइम है तुम्हारे पास, लिख लो। चलो लिख लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, ए इक्वल्स टू हमें ये दे रखा है, सेट दे रखा है, उस पर एक रिलेशन दे रखा है। ठीक, अब हम पूछा है क्या है, उस पूछा है कि find the reflexive symmetric and transitive closure of R using composition of relation, composition of matrix and graphical representation। तीनों हमने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा कराऊंगा, ध्यान से आँख कान नाक सब खोल के बैठ जाओ, जहाँ से सुन सकते हो, कहीं से सुनते हो, समझ गए, जहाँ से सुन सकते हो सुन लो अब ध्यान से। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम, आई ए की साथ यूनियन निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 1,2 2,3 3,1 है, तीनों ही नहीं है। देखो 1,1 होना चाहिए था, है ही नहीं। 2,2 होना चाहिए था, नहीं है। 3,3 नहीं है। ठीक, तो तीनों को डाल दो आई ए के अंदर, यूनियन निकाल लो, रिफ्लेक्सिव क्लोजर बन जाएगा। डन, रिफ्लेक्सिव क्लोजर डन। आगे बढ़ते हैं अब, क्या है सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, आर इनवर्स निकालते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हो अब तुम्हें आर इनवर्स निकल के आएगा आराम से। ठीक है, मुझे नहीं पता, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी दिख जाएगा। ये आर है, ये आर इनवर्स है, आर है, इसका इनवर्स निकाल के लिख दो, उसके साथ यूनियन बना दो, बस सिमेट्रिक क्लोजर खत्म। अब देखो ट्रांजिटिव, जो मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था बताऊंगा। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में पहले तो हमें कंपोजिशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम आर स्क्वायर निकाल लें, फिर आर क्यूब, फिर आर टू द पावर फोर। अब हम कब तक कहाँ तक चले जाएंगे ऐसे करते करते, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि भैया ट्रांजिटिविटी कहाँ पे जाके मिलेगी, मतलब कहाँ पे हमें जाके रुकना है। ठीक, तो वो इसकी टेक्निक है। हम देखो हम तब तक निकालते चले जाएंगे, पावर्स को बढ़ाते चले जाएंगे जब तक हमारा अल्टीमेटली आर ना आ जाए। मतलब हम आर लेके चले, हम पावर बढ़ाते गए, स्क्वायर करा, क्यूब करा, पावर फोर करी। ठीक है, मान लो पावर फोर पे हमें यहाँ पे आर मिल गया, इक्वल टू आर आ गई, क्योंकि ये आर लेके चले तो वही चीज़ आ गई वापस से। तो यानी कि अब हमारी ट्रांसटिविटी हो गई, इससे ऊपर वाले स्टेप तक, यहाँ तक ट्रांसटिविटी हो गई। इस सब को इंक्लूड कर लो, ट्रांसटिविटी खत्म, इसको हटा दो, बेकार। आर तो फिर से मिल गया, आर तो है ही पहले से। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। हम तब तक जाएंगे, मतलब पावर्स बढ़ाते चले जाएंगे जहाँ जब हमें आर ना मिल जाए। ठीक, जहाँ पे हमें आर मिल गया उससे एक ऊपर स्टेप पे, यानी कि आर की पावर फोर पे हमें आर मिल गया। ठीक, तो हम आर क्यूब तक ही रखेंगे, मतलब आर क्यूब तक ही इंक्लूड करेंगे उसमें, जब हम यूनियन निकालेंगे ना। अभी पीछे लिखा था मैंने, आर की पावर वन यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब अप टू एन। ठीक है, तो हम इसमें आर क्यूब तक ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आर की पावर फोर पे क्या मिल गया, आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आर ओ आर। ठीक है, तो ये रिलेशन मैंने लिख दी है, देखो ये आर है, ये भी आर है। वन टू, टू से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो वन और थ्री का बन गया। ठीक, ऐसे ही टू थ्री, यानी कि थ्री से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये तो टू और वन का बन गया ये। ठीक, थ्री वन, वन से देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये तो थ्री और टू का बन गया ये। ठीक, बस ऐसे ही तुम आर क्यूब निकालना, आर क्यूब आ गया ये। ठीक, आर की पावर फोर निकालना, इस क्वेश्चन में आर की पावर फोर तक आ गया। हो सकता है कि तुम्हें जो एग्जाम में क्वेश्चन मिले उसकी आर की पावर फाइव पे मिले, आर की पावर सिक्स पे मिले, लेकिन मिलेगा कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें जाके आर मिलेगा, या तो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो आर मिल जाएगा उस पॉइंट पे जाके, जब आर मिल जाए वहीं रुक जाओ, उससे एक ऊपर वाले स्टेप को
स्टेप तक जाओ, ठीक है। तो ट्रांसिटिविटी के लिए देखो हमने क्या क्या इंक्लूड करा है, आर स्क्वायर आर क्यूब, बस ट्रांसिटिविटी हो जाएगी। तो हमारा मेरे को लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। आर था, ये आर स्क्वायर था, आर क्यूब ये आया था, इन तीनों को मिला के लिख दो, तुम्हारा ट्रांसिटिविटी हो जाएगी। तुम एक बार लिख के देखना इसको साफ साफ ढंग से, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, अब बहुत हो जाता है काम। तो हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या था अगला, ठीक है। अब मैट्रिक्स रिलेशन कैसे बनाएंगे, अब तुम देखो मैट्रिक्स रिलेशन बनाएंगे कैसे। एक मिनट, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, तुम्हें यहाँ पर ना आर लिख के दे देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए समझने में। अब देखो मैंने वो लिख दिए यार, अब दिक्कत नहीं होगा अगर तुमने अभी लिखा भी नहीं, नालायकी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बचा लिया तुम्हें। देखो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। मतलब चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैट्रिक्स बनाएंगे हम 3x3 की, मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, ठीक है। मैट्रिक्स बन गई हमारी 3x3 की, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम, 3 ही एलिमेंट थे ए में कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3, तो हमारी 3x3 की बन गई, ठीक है। ए में अगर 4 एलिमेंट होते तो 4x4 की बन जाती, 5 होते तो 5x5 की मैट्रिक्स बन जाती। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनानी। हो सकता है 2 एलिमेंट दी हो, 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ, बहुत बहुत सरल पड़ेगा, ठीक है। तो आर ये तुम्हारा दे रखा है, उसमें से रिलेशन क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक। अब ये 1 2 3 मार्क कर लो, ऐसे ही 1 2 3 मार्क कर लो, तुम वहाँ पे जाके पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। अब देखो अगर इसके अंदर 1 1 है, 1 और 1 है, तो यहाँ पे 1 मार्क कर दो, अदरवाइज 0 कर दो। यहाँ पे देखो 1 1 नहीं है तो मैंने 0 मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ो, अगर इसके अंदर 1 और 2 है, 1 2 है, तो वहाँ पे 1 मार्क कर दो, अदरवाइज 0। देखो 1 2 मिल गया तो मैंने 1 मार्क कर दिया, अदरवाइज 0 आता, अगर नहीं होता तो। 1 3 है क्या इसके अंदर, नहीं, तो 0 मार्क हो गया। 2 1 2 1 है क्या इसके अंदर, नहीं, 0 मार्क हो गया। 2 2 है, नहीं, 0 मार्क हो गया। 2 3 है, हाँ भैया, 1 मार्क कर दिया। 3 1 है, नहीं, वो सॉरी है, देखो यहाँ पर, तो 1 मार्क कर दिया। 3 2 नहीं है, 0 मार्क कर दिया। 3 3 नहीं है, 0 मार्क कर दिया। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई, एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, आ जाएगी समझ में, ठीक। तो अब हम देखो मैट्रिक्स के अंदर जब भी हम सिमेट्रिक या फिर रिफ्लेक्सिव या फिर सिमेट्रिक या फिर ट्रांसिटिव निकालते हैं तो सेम है, बस हम वहाँ पे हम पावर में लिख रहे थे, यहाँ हम नीचे की तरफ को लिख देंगे, सफिक्स में लिख देंगे। देखो ये मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक क्लोजर पहले निकाल दिया है, किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हो तुम, तुम्हारे पास कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि मेरे को ना सिमेट्रिक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो रिफ्लेक्सिव बाद में निकालेंगे, अभी निकालेंगे, इसी वीडियो में निकालेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्लोजर निकालने के तुमको क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स और ये यूनियन को भी लिखते हैं, यूनियन ही है ये, ठीक है, एक तरीके से। बस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं, बुक में ऐसे दिया हुआ है काफ़ी सारी, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। कहीं कहीं पे यूनियन लिखा होगा, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा, तुम चाहे तो यूनियन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है, ओके। तो हम उसका यूनियन निकाल रहे हैं एम्प्टी के साथ। एम्प्टी क्या है, एम्प्टी है ट्रांसपोज ऑफ एम। तो जो हमारी जो मैट्रिक्स बन के आई, ये इसका ट्रांसपोज निकाल लेना। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम्स को एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब निकाल लोगे ना ट्रांसपोज, तो 11th करके आओगे, पेपर तो दिए ही थे तुमने 11th में, कोरोना की वजह से थोड़ी ना पास हो गए, अरे छोड़ो यार। चलो आगे बढ़े, एम आ गया, एम टी निकाल लिया, उसका यूनियन निकालो। यूनियन कैसे निकलेगा मैट्रिक्स के अंदर, सोच सुन लो। जहाँ जहाँ पे मतलब जैसे ये 1, ये तो मैं यहाँ पे 0 था, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 आ गया। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 मार्क कर दो। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 मार्क कर दो। मान लो ऐसी कोई प्लेस आ जाती जहाँ पे दोनों जगह 1 होता, तो तुम जहाँ मतलब यहाँ पे भी 1 होता, मान लो ऐसी कोई प्लेस आ गई जहाँ से जिसमें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही मार्क करोगे उस जगह को, ठीक है। मतलब 1 मार्क करोगे, मतलब वो प्लेस एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे 0 नहीं है, ये बात यही सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। वो चीज़ है उसके अंदर, मतलब अभी हम पीछे कर रहे थे ना, यूनियन निकाल रहे थे, अगर 2 1 है तो उसको एक बार लिख दे रहे थे, तो यहाँ पे उसको हटा नहीं देंगे, उस एलिमेंट को रखेंगे। बस मैट्रिक्स में चल रहा है खेल, जो कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 मार्क कर दो। मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से रिलेशन लिखना है, तो इसको हिसाब से रिलेशन कैसे लिखेंगे अभी बताते हैं। यहाँ पे क्या क्या है,
1 1 0 लगा हुआ है, यानी कि 1 1 है ही नहीं, 1 ही लिखेंगे। 1 1 कॉमा 2 है, 1 लिखा हुआ है तो 1 कॉमा 2 लिख दिया। 1 कॉमा 3 देखो 1 लिखा हुआ है, 1 वो इसको 1 कॉमा 3 को लिख दिया। 2 कॉमा 1 है, लिख दिया। 2 कॉमा 2 नहीं है, हटा दिया। 2 कॉमा 3 है, लिख दिया। 3 कॉमा 1 है, लिख दिया। 3 कॉमा 2 है, लिख दिया। खत्म कहानी। ये सिमेट्रिक क्लोजर हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अभी आगे चल के ट्रांसिटिव निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, सीखो। रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल लेना है। रिफ्लेक्सिव कैसे निकालेंगे देखो, इसको डिनोट करते हैं एम आर से, रिफ्लेक्सिव क्लोजर को। और एम आर से डिनोट करने के बाद हम उसको निकालते कैसे, हमारी मैट्रिक्स होती है और उसकी हम यूनियन निकाल लेते हैं I3। I3 क्या है, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर तुम्हारी 4/4 की होती तो यहाँ पे I4 से करते, ठीक है। समझ में आ रही है बात, वहाँ IA था, यहाँ पे I3 है, और I4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितने में कितने की तुम्हारी मैट्रिक्स बनी है, बिकॉज वो भी डिपेंड कर रहा है, वो भी तुम्हारे कितने एलिमेंट्स हैं जो हमें तुम्हें सेट दे रखा होगा क्वेश्चन में उसमें, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालने के लिए हम इसको, ये तो मैट्रिक्स हो गई हमारी 3/3 की, और ये यूनियन तो निकालना सीख ही गए, निकाल देंगे बस खत्म। और यहाँ नोट्स में एक बार करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था, यहाँ पे 1 कर देना, ये करेक्शन है, ठीक है। और फिर मत कहना चिल्लाते हुए, कमेंट में कुछ दिख मत जाना मुझे कि भाई सर आपने यहाँ पे गलत कर दिया, बहुत मारूंगा। मतलब वीडियो देखी नहीं, नालायको, बदतमीजो, समझ रहे हो। बदतमीज होते हैं यार बच्चे बहुत, खास करके जो एग्ज़ाम दे के आते हैं 12th के। एम स्क्वायर, अब देखो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम आर ओ आर निकाल लेते, आर स्क्वायर करके, है ना, आर स्क्वायर निकाल लेते आर ओ आर करके, आर क्यूब निकाल लेते आर स्क्वायर ओ आर करके। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर निकालेंगे, एम क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तब तक निकालेंगे जब तक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिल जाए। जितने बाई जितने की मैट्रिक्स ले रहा हूँ उतने की, तब तक निकालते चले जाएंगे। यहाँ पे ये ट्रिक है, ठीक है। देखो हमने एम स्क्वायर निकाला, एम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। एम इंटू एम, यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे का करके होता है, जो वो कर लेना, मैं नहीं बता रहा, ठीक। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे इन दोनों का तो ये आएगा, ठीक। ये हो गया हमारा एम स्क्वायर। अब एम क्यूब निकाला, एम स्क्वायर इंटू एम, ये वाली मैट्रिक्स इंटू एम, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना फिर से। देखो हमें एम क्यूब पे क्या मिला, हमें एम क्यूब पे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन कुछ और हो सकता है तुम्हें M4 पे जाके मिले, वो तुम्हारा लक है, ठीक है। मतलब लक की बात है, या फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का है, एग्जामिनर ने कैसा दिया है, वो देख लेना तुम, ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव क्लोज कैसे निकालते हैं, ट्रांजिटिव क्लोज को पहली बात तो दिखाते हैं एम्प्टी से, ठीक है। और उसे निकालते हैं ऐसे, देखो जहाँ तक जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, जहाँ तक रुक गए उस वाले स्टेप तक यूनियन लिख दो। एम स्क्वायर एम की पावर क्यूब, ठीक है, एम की पावर 3। तो यहाँ तक हमने यूनियन लिख दिए सबके। अब ट्रांजिटिव क्लोजर की एक पहचान होती है, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब वन होते हैं। सबका यूनियन निकाल लो, वन आना चाहिए। देखो सब जगह वन है, वन 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 वन, सारे 9 बार 9 जगह वन है यहाँ पे, ठीक है। अगर 4/4 की होती 16 जगह वन होता, सब जगह वन होगा तो वो ट्रांजिटिव क्लोजर बनाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम ये वाला रिलेशन तो लिख ही दोगे, उस वाली मैट्रिक्स को दिखा के। मैंने 2 जगह भी बता दिया तुम्हें, तो जो 1 1 1 1 सब जगह बनी है मैट्रिक्स, उस पर उसको देख के ये वाला रिलेशन लिख देना, ठीक। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं एक बार। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमें सेट क्या दे रखा है, 1,2 2,3 और 3,1, ये सेट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लो सारे के सारे। मैंने ऐसे लिखे हैं 1 2 3, अगर 4 एलिमेंट होते तो 1 2 3 4 कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे भी लिख सकते हो। तुम 1 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 3 यहाँ लिख दो, नीचे कहीं पे भी लिख दो, तुम्हारे ऊपर है, अप टू यू, ठीक है। बट हम स्टैंडर्ड तरीके से अच्छा अच्छा देखने के लिए ऐसे ट्रायंगल बना के लिख दिया, चलता है। ट्रायंगल हो या बिंगो मैडेंगल हो, अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, अब देखो, अब एरो और ये मैंने कैसे बनाया ये बता दे रहा हूँ। 1,2 दे रखा है मुझे, यानी कि 1 से 2 पर रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब यही तो हुआ, मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था, अगर ये 1,2 लिखा हो तो ये 1 रिलेशन 2 ही है। ये पीछे बताया था मैंने एक बार, है ना, याद करो। तो ये 1 रिलेशन विद 2, यानी कि 1 का रिलेशन है 2 के साथ, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो जिसका रिलेशन जिसके साथ हो उस तरफ एरो बना दो, ठीक। ऐसे 2,3, 2,3 पे एरो, 2 और 3 के रिलेशन हो गया, यानी कि 2 से 3 पे रिलेशन है तो एरो बन गया। 3 से 1 की तरफ रिलेशन है, एरो बन गया, ठीक। ये हो गया हमारा आर का रिप्रेजेंटेशन। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है देखो,
सबके अपने आप से रिलेशन होते हैं, यानी कि 1,1 2,2 3,3 होना ही चाहिए, है ना। तो 1 का रिलेशन खुद के साथ ऐसे करके बना दो एरो, तो ये हो गया 1,1 को रिप्रेजेंट करता हुआ है। ठीक, 2 का रिलेशन खुद के साथ, तो ये 2,2 को रिप्रेजेंट करता हुआ हो गया, और 3 का रिलेशन खुद के साथ, तो ये भी 3,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी तो तुम्हारा आर ही है, ये सब आर से उठाया है मैंने। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। सिंपल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो कुछ नहीं है इसमें, है कुछ दिखा है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है। अब सिमेट्रिक क्लोजर निकालने के लिए क्या करना है, देखो अगर तुम्हारा 1,2 का रिलेशन है तो 2,1 का रिलेशन होना चाहिए। ऐसे ही सबका हर एक मतलब एलिमेंट का एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंगली वाइस वर्सा के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो ये तो हमें दे रखा था 1,2, लेकिन 2,1 कैसे बनाएंगे, 2 से 1 का रिलेशन, यानी कि ये ऐसे चला गया। ठीक, ऐसे 2,3 दे रखा था, 3 से 2 का रिलेशन, तो ये ऐसे चला गया। और 3,1 दे रखा था तो 1 से 3 का रिलेशन, ये ऐसे चला गया। ये हो गया हमारा क्या, सिमेट्रिक क्लोजर। ठीक, आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर के अंदर तुम्हारे सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और वो क्लोज भी होने चाहिए, यानी कि 1,1 भी होना चाहिए, 1,2 भी है, और 2,1 भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ होगा, ऐसे ही इसके साथ होगा। तो यहाँ पे जो तुमने रिफ्लेक्सिव लिखा और सिमेट्रिक लिखा पीछे अभी, उसी को कंबाइन करके लिख दो एक साथ, बस तुम्हारा ट्रांजिटिव बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, सिंपल, कीप इट शॉर्ट, बस सिंपल रखो चीज़ों को। रिफ्लेक्सिव लिखो, सिमेट्रिक लिखो, उसको मिक्स करके लिख दो, मर्ज करके, तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है। ठीक है, ऐसे बना लेंगे डायग्राम, बना लोगे ना। चित्र तो बना ही लेते हो लोग। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो तुम्हें डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तुमसे पूछा है आर इनवर्स एंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ग्राफ दे रखा है, तो अब ये ग्राफ दे रखा है। अब देखो 1 से 2 का रिलेशन दे रखा है और 2 से 1 का, यानी कि 1,2 और 2,1 हमें रिलेशन में दे रखा है। ऐसे ही हमें 1,3 भी दे रखा है, तो 1,3 लिख दिया। ठीक, ऐसे सारे एलिमेंट्स का देख देख के ग्राफ से हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। लिख लोगे ना, देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, 5 होते होते तो हम कुछ अलग शेप से लिख सकते थे, तो डिपेंड करता है कितने एलिमेंट से किस शेप से लिखने। अब ये हमारा आर हुआ, इससे आर इनवर्स बनाओ। आर इनवर्स हमारा ये बन जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट देखो ऐसे कर देंगे इसको, देखो 2 से 1 का रिलेशन है, 2 से 1 का रिलेशन है। ठीक है, 3,1 का रिलेशन है, 3,1 का रिलेशन हो गया। कहाँ गया ये, 3,1 हो गया। तो सब लिख देना है ऐसे करके। ठीक, अब तुम एक बात नोटिस करो, अब अगर तुम ऊपर वाला ग्राफ देखोगे और नीचे वाले ग्राफ को देखोगे, तो तुम्हारे जो एरो की डायरेक्शन है बस उसको उल्टा कर दो, और तुम्हारा जो वो है इनवर्स, वो निकल के आ जाता है। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इनवर्स निकालने को बोले और तुम्हें ग्राफ दे रखा हो किसी भी रिलेशन का, तो उसमें जो एरो की डायरेक्शन है उनको उल्टा कर दो, बस तुम्हारा इन्वर्स निकल आता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम्म तो अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यूनिवर्सल रिलेशन। तो पहली बात तो हमारा सेट क्या होगा, 1 2 3 4 का सेट है, और उसका यूनिवर्सल रिलेशन कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस आर से। तो हमने आर क्रॉस आर का एक वो निकाला, सारे सबसेट बना लिए इसकी जितने भी बन सकते थे। ठीक, तो अब हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनियन माइनस आर, तो ये यूनियन हो गया आर क्रॉस आर, और उसमें से आर को घटाएंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया ये। अब ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर लो ग्राफ की फॉर्म में। ग्राफ ऐसे बन जाएगा, देखो इसका कुछ कुछ ग्राफ बना लेना, देखो मैंने समझा दिया है कैसे बनता है। ठीक, बस खत्म। अब एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए इक्वल टू दिस हुज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो, डिटरमाइन इज आर इनवर्स एंड कॉम्प्लीमेंट आर डैश। ठीक है, तो आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो आर इनवर्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दो, वो आर इनवर्स आ जाता है। और जो डैश निकालना है आर डैश, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 कर दो, और जहाँ जहाँ 0 है मैट्रिक्स में दिया हुआ वहाँ वहाँ 1 कर दो, तो वो आर डैश निकल आता है। यहाँ पर आर इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करा, ठीक है, तुम्हारा आर इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें वो करना हो, क्या नाम है, आर डैश निकालना हो, ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 कर दो, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दो मैट्रिक्स में, तुम्हारा आर डैश निकल आता है। ठीक है, ये हो गई हमारी अब तक बात। अब हमें बात करनी है इक्विवेलेंट क्लास, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, मतलब जल्दी आता नहीं है बच्चों को समझ में, तो इसकी थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है? एंड इक्विवेलेंस क्लास इज द नेम दैट वी गिव टू द सबसेट ऑफ एस विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक नाम है जो एस के वो सबसेट होंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, यही पता चल रहा है अभी इससे। अब इक्विवेलेंट क्या होता है यहाँ पे? इक्विवेलेंट एक बहुत बढ़िया टर्म है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या? इक्विवेलेंट इज डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, जिस मतलब यानी कि अगर दो एलिमेंट हैं उनके बीच में इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, और वो एक सेट बना रहे हैं जिसमें सारे सबसेट ऐसे हों जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहे हों, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास is a type of set which contains all the subsets which follow the equivalence relation for a given particular set। ठीक है, मतलब मान लो कोई भी एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन के सबसेट बनेंगे, ठीक है, तो वो सब एक सेट के अंदर डाल दो। जितने भी सबसेट बने इक्विवेलेंस रिलेशन उनको एक सेट के अंदर डाला और उस पर्टिकुलर सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात नहीं हुई क्लियर, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगी, परेशान मत हो। ठीक, अब यहाँ पे यह अगला थे आगे क्या लिखा हुआ? इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एस एंड एक्स रिलेशन वाई देन एक्स एंड वाई आर इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर इक्विवेलेंट टू अ गिवन एलिमेंट एक्स कंस्टिट्यूट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एक्स आर। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक्स सफिक्स में आर, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें से आर हट जाता है जब हम केवल वन एलिमेंट के लिए बात कर रहे हो तो हम केवल ऐसे करके बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और अगर हम कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करें, मतलब बहुत सारे इक्विवेलेंस क्लासेस है उनका कलेक्शन बना दो एक, तो वो हो जाता है तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लास का क्वोशंट सेट बोलते हैं उसे, हाँ क्वोशंट सेट बोलते हैं, और ऐसे डिनोट करते हैं उसे एस स्लैश आर। ठीक है, जो क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस का कलेक्शन है। ठीक, अब देखो इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि तुम्हें रिलेशन दे रखा है आर, ठीक है, और सेट दे रखा है एस, ठीक है, तो अब इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनेगी? देखो, अब इधर देखो, 1,2 है और 2,1 है, 1,2 है और 2,1 है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी? 1,2। क्यों? क्योंकि इसका इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखो ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया 1 का। ठीक, ऐसे ही अगर हम 2 का देखें तो 2 का भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। देखो इधर 2,2 है, 2,1 है, 1,2 है। ठीक, ये पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन ही तो है, देखो ना, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, सॉरी ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? 1 और 2 का इक्विवेलेंस क्लास। कैसे? देखो, अगर हम बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन की तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्स कॉमा वाई भी होना चाहिए और वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1,2 भी है और 2,1 भी है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? ये हम या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे ही दो, दो का क्या बनेगा? चाहे मैंने ऐसे बोला ये लिख दो या फिर ये, तो ये बन जाएगा। ठीक, मैंने ये लिख दिया है, चाहे तो तुम 2,1 भी लिख सकते हो। ठीक, 3, अब देखो 3 का कोई और है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, इसका मतलब 3,3 है और 3,3 है, एक्स कॉमा एक्स है तो एक्स कॉमा एक्स है। ठीक, तो 3 का क्या बनेगा? एक ही एलिमेंट के साथ 3। ठीक है, अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके साथ बना देते, मान लो 3,2 होता और 2,3 होता, तो 3 का 2 के साथ भी बन जाता और 2 का 3 के साथ बन भी सकता था और नहीं भी बनता, हाँ बन जाता। अभी देखेंगे कैसे बनता। ठीक है, मतलब हम बात करना चाह रहे हैं अगर इस रिलेशन के अंदर 3,2 होता और 2,3 होता, ठीक, तो हम जो 2 वाले में है उसमें एक एलिमेंट 3 और बढ़ा देते और 3 वाले में एक एलिमेंट 2 को और बढ़ा लेते। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 का इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता 2 के साथ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 1 का कितने एलिमेंट, मतलब 1 का कितने एलिमेंट्स के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे 2 का बता रहे हैं कितने रिलेशन, कितने एलिमेंट्स के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 3 आते तो 3 लिख देते, 4 आए तो 4 लिख देते। ठीक, यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही आए हैं तो हमने 1,2 लिख दिया, ऐसे 3 का लिख दिया हमने हम, और 4 का लिख दिया। ठीक, तो ये हो गई बात अभी हमारी किसकी?
इक्विवेलेंस क्लास की। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमें, लेट एक्स बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन नॉन एम्प्टी सेट and let A and B be arbitrary elements in A. Then prove that A belongs to equivalence class of A, that is equivalence class is non-empty। ये एक थ्योरम भी है, ये क्वेश्चन की तरह मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये एक थ्योरम है। तो हमें देखो आर क्या दे रखा है यार, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है हमें, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास डेफिनेशन से ये है कि ए कॉमा ए रिलेशन आर के अंदर मतलब डिफाइंड है, मतलब पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए क्या है हमारा सेट, हमने मान लिया है, जो देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में ये, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन के हिसाब से हमारा क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स रिलेशन ए। अगर हमारा मतलब हमने कोई एलिमेंट लिया एक्स और वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स रिलेशन ए उसके अंदर होना चाहिए, मतलब वो बिलोंग करेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेशन ए क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये ए रिलेशन ए ये बता रहा है कि इसके हमारी जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी ए, ये जो इक्विवेलेंस क्लास बनी है ए, तो इसके अंदर अब यहाँ पे तो एक्स है नहीं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो एक्स नहीं है, वो तो ए है, तो हम ए लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के एक एलिमेंट है जो कि ए है, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, क्या ये बता रहा है कि अगर ए रिलेशन ए हमारा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंस क्लास जो होगी उसके अंदर हमारा एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। जैसे कि अभी ऊपर 3,3 था, तो इसका मतलब क्या था, अगर अगर हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे तो उसमें क्या एलिमेंट आ रहा था, उसमें आ रहा था 3, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारा क्योंकि हमारा वहाँ पे 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक। ऐसे ही अगर ए रिलेशन ए हमारा गिवन है, ये देखो यहाँ पे है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें एक एलिमेंट होगा ए पहले से ही प्रेजेंट, ठीक है। बात क्लियर हो गई, जैसे ऊपर 3 का गलत है वैसे ही यहाँ पर हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बी बिलोंग्स टू ए डबल इम्प्लाइज मतलब हमें इस पहले वाले को लेके दूसरे वाले को, सामने वाले को प्रूव करना है, फिर सामने वाले को लेके पहले वाले को प्रूव करना है, मतलब इसको लेके पहले इसको प्रूव करो, फिर इसको लेके इसको प्रूव करो, ठीक है। implies that equivalence class of B is equals to equivalence class of A, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने पहले वाली कंडीशन मानी, लेट B बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, ठीक। देन B रिलेशन A होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में वो बिलोंग कर रहा है, तो B रिलेशन A होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन है हमारी, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, ठीक। तो हमने माना कि x कोई एक एलिमेंट है जो कि इक्विवेलेंस क्लास B में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो एक्स रिलेशन बी हमारा बन जाएगा डेफिनेशन के थ्रू, और हमें ये पता ही है कि बी रिलेशन है ए है पहले से। तो अब देखो, अगर एक्स रिलेशन बी है और बी रिलेशन ए है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स रिलेशन ए होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आर ट्रांसिटिव है, आर पहले से ही ट्रांसिटिव है। तो अगर एक्स कॉमा वाई तुम्हारा किसी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो वाई कॉमा एक्स भी तो बिलोंग करेगा, मतलब ऐसे समझो, एक्स कोमा भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ये इसका मतलब क्या है, एक्स कोमा भी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये लिखा हुआ है, बस हमने रिलेशन को बीच में लिख दिया है, हम ऐसे लिख नहीं रहे थे पीछे, ठीक है। बस हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंस क्लास में, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर लिखना, आपको भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक्स कोमा भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर और बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर और आर ट्रांसिटिव है, ठीक है, तो एक्स कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, है ना, ठीक। तो एक्स रिलेशन ए हो गया, और अगर एक्स रिलेशन ए हो गया ना, तो यानी कि क्या बात हो गई, ये वही बात हो गई कि एक्स कोई एलिमेंट होगा जो बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, क्यों, क्योंकि एक्स रिलेशन ए हमें मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम माने कि एक्स तो पहले से एलिमेंट था किसका, इक्विवेलेंस क्लास बी का, और एक्स अब ए का हमने ये प्रूव कर दिया है कि एक इक्विवेलेंस क्लास ए का भी एलिमेंट है, तो बी जो इक्विवेलेंस क्लास हुई वो सबसेट हुई एक इज अ सबसेट ऑफ
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने क्या करा, अब हमने माना कि एक्स क्या बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। ठीक, तो एक्स रिलेशन ए आ जाएगा यहाँ से। अब एक्स रिलेशन ए है और ए रिलेशन बी है, वो अभी हमने ए रिलेशन बी पीछे प्रूव कर दिया था ना, किया था ना, नहीं किया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर बी रिलेशन ए है और आर तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है कि नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो यानी कि ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए, बात तो दोनों ही एक हो गई, क्योंकि आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक, यानी कि दोनों चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, है ना। अब जब ये चीज़ दोनों चीज़ें आ रही हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए रिलेशन बी हो जाएगा। अब अगर एक्स रिलेशन ए है और ए रिलेशन बी है, तो यानी कि एक्स और बी का रिलेशन भी बन जाएगा। और अगर ये बन गया तो इसका मतलब एक्स जो है वो बी की इक्विवेलेंस क्लास का एक एलिमेंट है। ठीक, अब देखो हम लेके क्या चले थे, हम ये लेके चले थे, हमने प्रूफ क्या कर दिया ये, तो इससे ये बात की प्रूफ हो गई, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या प्रूव हो रहा है, कि यही प्रूव हो रहा है कि इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल हैं। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है बात। ठीक है, मामला थोड़ा सा टफ है थोड़ा इसमें, मतलब इतना भी टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें हैं। ठीक, अब हमें लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए रिलेशन बी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रूव कर देंगे। अगर हमने मान के चला कि ए इक्वल टू बी हमें दे रखा है ना, ये अगर है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको लेके उसमें प्रूव कर देंगे। ठीक है, दोनों प्रूव करने हैं। तो अगर हमारा ए इक्वल टू बी है तो, और अगर हमारा आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो अगर आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा ए आर के अंदर बिलोंग करेगा, है ना। तो ए रिलेशन ए हो गया। ठीक, तो अगर ए रिलेशन ए है तो यानी कि एक एलिमेंट होगा इक्विवेलेंस क्लास बी का, वो सॉरी ए का। ठीक है, और हमें ये पता है इक्विवेलेंस क्लास ए और बी इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और अगर ये है तो इसका मतलब ए रिलेशन बी हो गया। अगर ए रिलेशन बी हो गया तो इससे ये बात हमने बात बता दी कि भैया अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये है, ये ए रिलेशन बी है। ठीक है, अब हम उल्टा लेके चलेंगे, इसको लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो हमने लेट करा ए रिलेशन बी है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हमने क्या करो, हमने एक एलिमेंट लिया जो कि एक्स एक्स है, उसको लिया हमने इक्विवेलेंस क्लास ए के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स रिलेशन ए हो जाएगा। बट हमें गिवन है कि क्या ए रिलेशन बी तो पहले से ही है, तो ये भी है और ये भी है, तो अभी हमने प्रूव करे थे ऊपर काफ़ी सारे, तो ये एक्स कॉमा बी हो जाएगा। एक्स एक्स रिलेशन बी, है ना, एक्स रिलेशन बी हो गया, इसका मतलब एक्स हमारी इक्विवेलेंस क्लास बी के अंदर एलिमेंट आ गया नहीं आ गया। अगर वो एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों इक्वल हो गए। ठीक, यही बात प्रूव करनी थी, तो यही बात हमने प्रूव कर दी यहाँ पर। अब खत्म। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। देखो बस थोड़ा सा डिसजॉइंट प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड ए एंड बी आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, दैट इज आइदर ए इक्वल टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, हमने हमें ये प्रूव करना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन अगर 5 हो गया, तो वो अलग अलग है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये मान के ले लिया कि या तो हम इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंटरसेक्शन बी एंड इनके जो इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन है उसको 5 मान लिया पहले से। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, अगर हम मानेंगे एक्स कोई एलिमेंट जो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस इंटरसेक्शन में इनके। ठीक है, तो अब हम इंटरसेक्शन कैसे लिख सकते हैं, एंड से। ठीक, अब देखो ये है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स रिलेशन ए, इसको मैं एक्स रिलेशन बी भी लिख सकता हूँ अगर ये है। ठीक है, देखो ए रिलेशन एक्स और एक्स रिलेशन बी, यहाँ ये बात ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक्स यहाँ पे एंड में है, यहाँ पे शुरू में, तभी तुम एक ए रिलेशन बी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहली बात तो आर सिमेट्रिक है, तो हमने ये लिख दिया कि एक्स रिलेशन ए भी होगा और ए रिलेशन एक्स भी होगा। ठीक है, ये तो बात है ही ना। ठीक, अब यहाँ से ये बात आ गई कि ए और बी का रिलेशन है आपस में, क्योंकि आर ट्रांसिटिव है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी हो गया। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर थर्ड वाली में प्रूफ करा था, ऊपर जस्ट अभी ऊपर थर्ड वाली में प्रूफ करा था
कि अगर ए रिलेशन बी है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक, अब ये इक्वल हो गई, अब ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया, अभी हमने ऊपर लिया तो ये प्रूफ कर दिया। ठीक, तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। अब अगर हमारे देखो, अब अगर ये इक्वल नहीं होंगे, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल होगा। अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाई के इक्वल नहीं लिया था ऊपर। ठीक, ये बात यहाँ प्रूव हो गई। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन ये वाला ना, जो ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। मैंने सॉल्यूशन दे रखा है इसमें। ठीक है, अगर ना आए समझ में तो पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में, इसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द प्लेन एंड डिस्क्राइब द इक्विवेलेंस क्लासेस। मतलब प्लेन पे कोई ऐसा रिलेशन दे रखा है। ठीक है, एक मतलब ये एक रिलेशन दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि पहले तो ये इक्विवेलेंस है। ठीक, फिर हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, मतलब एक इसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंस प्रूव कर देते हैं। ठीक, चलो इक्विवेलेंस प्रूव कर रहे हैं हम, किसी वो ऑर्डर में कर सकते हैं। मैंने पहले सिमेट्री प्रूव कर दिया, फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव प्रूव कर दिया, फिर रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या, वही लेते हैं, दो एलिमेंट लेंगे, एक्स एक्स मतलब एक्स कॉमा वाई रिलेशन ए कॉमा बी है, तो हमें ये प्रूव करना होगा ए कॉमा बी रिलेशन एक्स कॉमा वाई होना चाहिए। देखो प्रूव कर दिया यहाँ पे ऐसे करके। कैसे करा, अगर ये है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इक्वल की वो प्रॉपर्टी होती है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा बी रिलेशन विद एक्स कॉमा वाई, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया। ठीक, अब हमने ऐसी ऐसी दो एलिमेंट माने, एक्स कॉमा वाई रिलेशन विद ए कॉमा बी और ए कॉमा बी रिलेशन विद सी कॉमा डी। ठीक है, ये माना, तो इसका मतलब ये हो गया और इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अगर ये इन दोनों का मतलब यही यही हो गया तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये दोनों इक्वल लिख देंगे हम, या फिर दोनों को ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करना, तुम जैसे करते आए हो, इसको लेना और इसको लेना, इक्वेशन 1 और 2 बनाना, दोनों को ऐड करना, काटा पीटी करना, ये इक्वल हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे ऐसे प्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब रिफ्लेक्सिव प्रूव कर देना। ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस तो मैंने बहुत पढ़ रहा है, क्वेश्चन तुम कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, अगर हम देखें कि कोई दो पॉइंट हो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो क्या है, इज दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, जो कि फॉर्मूला बनता है अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स कॉमा वाई तो कुछ तो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो द इक्विवेलेंस क्लासेस आर देयरफॉर द सेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जिनकी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस हो। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होंगे ओरिजिन से वो सब। ठीक, तो ऐसे ऐसे अगर मैं पॉइंट्स को एक प्लेन के अंदर बनाऊं तो वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा क्या बन सकता है। ठीक है, वो मेरा बनेगा एक सर्कल। देखो सर्कल के अंदर क्या आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, सर्कल के अंदर। ठीक है, तो उस सर्कल की जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी वही बनेगी ये। मतलब द इक्विवेलेंस क्लासेस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन। ठीक है, जो जितने भी पॉइंट्स बनेंगे एक्स कॉमा वाई में वैल्यूज डाल के, मतलब 1,1 1,2 1,3 ऐसे जितने सारे पॉइंट्स बनेंगे ना, उन सबके अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओगे, उन सब पे मतलब सर्कल खींचते चले आओगे। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेम सेंटर हो, जो सेंटर क्या होगा, ओरिजिन 0,0। ठीक है, अगर वो देखोगे तो वो सब इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्या है, let R be a set of all integers z defined by R is equals to x, y such that x belongs to z and y belongs to z and x minus y is divisible by 3। ठीक है, describe the distinct equivalence classes of R। ठीक है, हमें R दे रखा है, R क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब इंटीजर्स ही तो हैं, तो हम लिख दिया। एंड x को रिलेशन y इफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस फॉलोज। ठीक है,
अगर देखो हर एक इंटीजर के लिए अगर हम एक्स रिलेशन ए बनाएं यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है, तो तीन तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। क्या? एक्स माइनस ए डिविजिबल बाय 3 हो, ठीक है, हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लिख दें एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 3 के फॉर सम इंटीजर के, मतलब एक्स माइनस के अगर हम इक्वल टू 3 के लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका डिविजिबल बाय 3 है और के कोई इंटीजर है, मतलब अगर हम के की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो वही आपका रिमाइंडर आना चाहिए, है कि बात नहीं, है ना। और हमने एक्स का जो ए इधर था वो इसको उधर भेज दिया। अरे ये तो डिविजन थ्योरम होती है, उसी से लिख देंगे हम सीधे, ठीक है। हमने रिमाइंडर जीरो माना है, डिविजिबल है 3, जीरो मतलब वही होती है ना। एम अगर हम लिखें तो एम इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर करके बनती है ना, वही वाली थ्योरम है ये, ठीक। तो अब हमने ए को उधर भेज दिया तो ये आ गया हमारा केस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका इसका क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज डाल देंगे। अगर हम जीरो डालेंगे इक्विवेलेंस जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे तो ये बनेगी, देखो 3k प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू 3k प्लस ए था, ठीक है। ए की वैल्यू को हमने जीरो डाला, ठीक। तो अब क्या बना हमारे पास, एक्स इक्वल टू 3k, 3k मतलब अब हम के में वैल्यूज डाल रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। -1 डालो, -1 डालेंगे 3 में माइनस का 3 मिल जाएगा, -2 डालो माइनस का 6 मिल जाएगा, ऐसे -3 डालो माइनस का 9 मिल जाएगा। ऐसे अगर हम प्लस का 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा। ऐसी इक्विवेलेंस क्लास मिल जाएंगी, इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स मिल जाएंगे ऐसे हमें, ठीक है। अब 1 का देखते हैं। 1 के लिए हम डालेंगे ए की वैल्यू 1 डालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 3k प्लस 1 बन गया, ठीक। अब इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो हमारा ये सेट बन जाएगा, ऐसे ही हम 2 डालेंगे ये सेट बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस सेट तीनों सेट को कंबाइन कर दूं तो मेरे जितना भी जो वो है आर वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 आ गया, ऐसी सारे एलिमेंट्स आ गए उसके अंदर, तो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी, और प्लस में माइनस में सब आ गए, ठीक है। तो कोई भी और अलग इक्विवेलेंस क्लास इसमें नहीं बन सकती अब, ठीक। अगर और कोई इक्विवेलेंस क्लास नहीं बन सकती तो फिर यहाँ पे सिर्फ 3 ही इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी, जो कि कौन सी बनेगी, ये देखो, जितने भी इंटीजर्स हैं वो या तो डिविजिबल होंगे 3 से, या फिर रिमाइंडर छोड़ेंगे 1, या फिर रिमाइंडर छोड़ेंगे 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये रिमाइंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नंबर है, ठीक। ठीक है, यही तो रिमाइंडर डिविजन थ्योरम होती है, बस यही था इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा बड़ी खुशी के साथ रिलेशन ख़त्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में फंक्शन। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, और कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी जीवित रहना आगे तक।